हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग शिक्षण की एक और प्रमुख विधि समस्या समाधान विधि के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, समस्या समाधान विधि, इस विधि के जनक सुकरात व सेंट थॉमस माने जाते हैं। ठीक है, इस विधि के दो जनक माने जाते हैं, सुकरात और सेंट थॉमस। अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन आता है तो इन दोनों के नाम एक साथ ही रहेंगे, और अगर सुकरात का नाम आता है या सेंट थॉमस का नाम आता है तो दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं आएगा प्राय। ठीक है, जो विकल्प और होंगे उसमें नहीं होगा, लेकिन इन दोनों का नाम एक साथ माना जाता है कि इस विधि के जनक सुकरात व सेंट थॉमस हैं। ठीक, आगे देखिए, ये अत्यंत प्राचीन विधि है, ये बहुत पुरानी है, किंतु 20वीं सदी में अमेरिका के प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री जॉन डीवी ने इसका नवीनीकरण किया था। ये विधि बहुत पुरानी है, लेकिन जॉन डीवी जो अमेरिका के दर्शन शास्त्री थे, इन्होंने 20वीं सदी में इसका नवीनीकरण कर दिया। तो ये नवीन विधि भी अब नवीन विधि के अंतर्गत आती है। इस विधि का उद्देश्य छात्रों में खोज करने की प्रवृत्ति का विकास करना, जिससे छात्र भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सके। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो बच्चा आने वाले जीवन में जो उनकी समस्याएं आती हैं उनको वो सुलझा सके। यही इस विधि का मेन उद्देश्य है कि उसमें खोजने की प्रवृत्ति, उस किसी भी समस्या के समाधान की जो प्रवृत्ति है वो बच्चे में उत्पन्न हो सके। आगे देखिए, सुकरात का मानना था कि जन्म से ही बालक के समक्ष अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, सुकरात का मानना था कि सिंपल सी चीजें तो नॉर्मल है कि बच्चे जैसे ही जन्म लेता है उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तथा जैसे जैसे उम्र बढ़ती है समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। अतः आरंभ से ही बालक को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह भविष्य में आने वाली समस्याओं का स्वतः ही समाधान कर ले। यानी कि सुकरात का कहना था कि क्यों ना बच्चों को इस प्रकार से उसे प्रशिक्षित किया जाए, शिक्षा दी जाए कि वो आने वाली जो समस्याएं हैं उसकी लाइफ में या उम्र में उनको वो स्वतः ही उनको उसका समाधान करता चला जाए। ठीक है, तो यही है समस्या समाधान विधि। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये विधि किन सिद्धांतों पर आधारित है। तो आइए उन सिद्धांतों को देख लेते हैं। देखिए, ये विधि 5 सिद्धांतों पर आधारित है। ये जो समस्या समाधान विधि है ये 5 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है उपयोगिता का सिद्धांत। ठीक है, कि उपयोगिता का सिद्धांत से तात्पर्य है कि वो समस्या जो है वो कितनी उपयोगी है छात्र के जीवन में। ठीक, कितनी प्रमुख है। भाई जैसी समस्या होती है वैसा ही प्रयास किया जाता है। अगर बहुत, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में 5 समस्याएं आती हैं, 5 या जो भी, तो जो सबसे प्रमुख है पहले उसको हटाता है, उसको समाधान करता है, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। अगर कोई ऐसी समस्या है जिससे बिना हल किए भी काम चल जाता है तो वो उपयोगी नहीं होती। उपयोगिता के हिसाब से समस्याओं का हल किया जाता है, तो लिखो उपयोगिता का सिद्धांत। दूसरा सामाजिकता का सिद्धांत, यानी कि उस समस्या को हल करने के लिए जो भी प्रयास किया जाए वो सामाजिक नियमों के अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, समाज को ध्यान में रखते हुए उस समस्या का निराकरण करना आवश्यक है। तो ये लिखा है सामाजिकता का सिद्धांत। पूर्णता का सिद्धांत, यानी कि ऐसा सिद्धांत ऐसा कि वो समस्या पूर्ण रूप से उसका समाधान हो जाए। ऐसा ना कि आंशिक रूप से हो और फिर वो समस्या बनी रहे। तो पूर्णता का सिद्धांत इस पे लागू होता है कि पूर्ण रूप से उस समस्या का समाधान कर दिया जाए। मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत ये कि पूर्णता उस व्यक्ति या छात्र के जीवन के परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए, और उस छात्र के द्वारा, क्योंकि स्वयं ही उस समस्या का हल किया जाता है, उस समस्या को फेस किया जाता है, उसके बाद उसका निपटारा करते हैं। मनोवैज्ञानिकता के सिद्धांत में पूरी खरी उतरनी चाहिए। और अगला क्रियाशीलता का सिद्धांत, अगर बच्चा क्रियाशील नहीं रहेगा, असक्रिय रहेगा या अक्रियाशील रहेगा तो निश्चित सी बात है कि वो समस्या का समाधान नहीं कर सकेगा। समस्या समाधान विधि के प्रमुख सोपान या चरण या स्टेप जो होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं। पहले प्रकरण का चयन कर लिया जाता है, समस्या का को निर्धारित कर लिया जाता है। समस्या का परिभाषीकरण, समस्या को परिभाषित कर लिया जाता है कि किस दिशा में है, किस चीज से संबंधित है, जीवन के किस क्षेत्र से संबंधित है। परिकल्पना का निर्माण, और उसको हल करने के लिए एक योजना बना ली जाती है, परियोजना बना ली जाती है कि कैसे हम उसे हल करा जाएगा। आंकड़ों से तथ्यों का संकलन, और उसके बाद में जो भी कार्य किया जाता है उसके आंकड़ों और तथ्यों का संकलन कर लिया जाता है कि हाँ ये कितने प्रतिशत हमारी दृष्टि से ये हो गई है। निष्कर्ष, उसके बाद में निष्कर्ष निकाला जाता है कि किस दिशा में कार्य किया जाए या किस तरह से कार्य किया जाए कि इसमें हमें जो रिजल्ट मिले, जो लाभ मिले वो 100% हो, और उसके बाद में उसका मूल्यांकन कर लिया जाता है। ठीक,
कि वो कितनी हल हुई, समस्या समाधान हुआ कि नहीं हुआ, या फिर समस्या फिर आ सकती है, दोबारा आई तो कैसे हल किया जाएगा, इन तरह से उसका मूल्यांकन कर लिया जाता है। अब हम लोग समस्या समाधान विधि के प्रमुख गुण देख लेते हैं कि कौन कौन से गुण होते हैं। आइए देखते हैं। बाल केंद्रित तथा मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि बच्चा खुद से ही अपनी समस्या का समाधान करेगा तो बाल केंद्रित है, और मनोवैज्ञानिक क्योंकि खुद ही समाहित रहेगा समस्या के समाधान से को समस्या के उत्पन्न होने से और समस्या के निदान तक बालक स्वयं ही उसमें सक्रिय रहेगा, इसलिए मनोवैज्ञानिक विधि है। छात्रों में खोज की प्रवृत्ति का विकास होगा। सिंपल सी चीज है कि जब छात्र खुद ही समस्या का समाधान करेगा तो उसमें खोज की प्रवृत्ति आ जाएगी, फिर वो जो और समस्याएं हैं उनको भी बहुत आसानी से वो उनका हल भी निकाल लेगा। समस्या के बौद्धिक हल की प्राप्ति, बौद्धिक रूप से समस्याओं को हल करना इस विधि के अंतर्गत आता है कि समस्या को बौद्धिक रूप से कैसे हल किया जाए अपनी बुद्धि लगाकर। ठीक है। छात्रों का मानसिक विकास होता है। सिंपल सी चीज है, जब देखिए जैसे जैसे आप कोई भी व्यक्ति अगर अपनी बुद्धि लगाता है तो उसका मानसिक विकास होता चला जाता है और उसकी बुद्धि और तीव्र और तीव्र और तीव्र होती चली जाती है। अपने पिछले अनुभवों के कारण अनुभवों से सीखता है और फिर उन्हीं अनुभवों को दूसरों में अप्लाई करता चला जाता है और वो कार्य उसके होते चले जाते हैं। अगला देखिए, सामाजिक अध्ययन हेतु उपयोगी विधि है। जो सामाजिक अध्ययन होता है उसके लिए बहुत ही उपयोगी विधि है ये। ठीक है, बहुत उपयोगी सामाजिक अध्ययन के लिए। अगला देखिए, समस्या समाधान विधि के दोष जो है, समय अधिक लगता है। सिंपल सी चीज है, इसमें कोई नियम नहीं है, खुद से ही खोजना पड़ता है तो समय अधिक लगेगा। कमजोर छात्र हो तो अनुपयोगी, जिनकी बौद्धिक स्तर बहुत ही कम है या फिर बहुत निम्न बौद्धिक स्तर कमजोर छात्र हैं उनके लिए अनुपयोगी है ये विधि। पाठ्यक्रम समय पर समाप्त नहीं, पाठ्यक्रम समय पर समाप्त नहीं किया था क्योंकि किसी एक क्रम में तो चलते नहीं, कोई समस्या आ गई तो उसको समाधान करने लगे तो समय ज्यादा लगता था। तो जाहिर सी बात है कि जो पाठ्यक्रम है वो समय पर पूर्ण नहीं होता। अगला है क्रमबद्ध शिक्षण हेतु अनुपयोगी विधि है। देखिए किसी भी अगर आप क्रमबद्ध शिक्षण मतलब इसके बाद ये सिखाएंगे ये सिखाएंगे ये सिखाएंगे और बीच में कोई समस्या आ गई, अगर आप इस विधि से हैं तो आपको उस समस्या पर रुकना पड़ेगा। तो आप क्रमबद्ध रूप से उसको नहीं करा सकते क्योंकि जो समस्या आ गई पहले उसका समाधान आपको करना है, भले वो 4 स्टेप बाद की हो लेकिन आपको तुरंत वहां पे उसका समाधान करना पड़ेगा। यही लिखा है, क्रमबद्ध रूप से शिक्षण नहीं हो सकता। जो समस्या आ गई पहले उसको आपको क्लियर करना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपकी समस्या समाधान विधि है इसका प्रमुख उद्देश्य कह लीजिए, सिद्धांत कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो ये निकलता है कि खोजो और सीखो, स्वयं से खोजो और सीखो। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थी समस्या समाधान विधि। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए जिससे कि हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।